चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमर। क्या पढ़ेंगे? देखिए पॉलीमर जो है ये दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्द? एक हो पॉली और प्लस में मर। देखिए पॉली मतलब होता है बहुत, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत। अमर जिसे हिंदी में लक कहते हैं ये कण होता है। इसका मतलब क्या होता है? कण, पार्टिकल। मतलब जो सब्सटेंस बहुत से छोटे छोटे कण से बने होते हैं उससे हम लोग पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर। तो इसलिए यहाँ पर एक डिफिनीशन को देखिएगा आप लोग। तो डिफिनीशन हमने लिखा है कि वैसे यौगिक जिसका आणविक द्रव्यमान उच्च हो, आणविक द्रव्यमान क्या हो? उच्च हो, तथा जो बहुत से छोटे इकाई से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। मतलब जो बहुत छोटे छोटे कण से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे द कंपाउंड हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट इज कॉल्ड एज पॉलीमर ना। अब देखिए जैसे कि बात करेंगे, आप पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं, जानते हैं पॉलीथीन थैला के रूप में प्रयोग करते हैं। तो पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन इज मेड ऑफ इथीन। पॉलीथीन जो होता है वो किससे बना होता है? एथीन से बना होता है। यानी पॉलीथीन जो है उसमें किसके कण मौजूद रहते हैं? एथीन के। किसके कण मौजूद रहते हैं? एथीन के। तो देखिए अगर कोई भी चीज, जैसे कि मोती बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मोती। मोती बनाते हैं आप लोग, देखिए मोती, जैसे कि ये मोती बनाते हैं, इसे ऐसे ही धागा है, इसमें ऐसे ऐसे का मोती पिरोते हैं। ये माला हो गया, ये क्या हो गया? माला हो गया। तो ये माला किसका? मोती का है। किसका है ये? तो इस पूरे को माला कहेंगे, इस पूरे क्या कहेंगे? माला कहेंगे। लेकिन इसके एक कण को निकाल लेंगे तो एगो कण है, तो इसको क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। उसी प्रकार से कोई भी बहुलक जिस छोटे छोटे कण से बने होते हैं उसके एक कण को एक लक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लक। जैसे कि यहाँ से अगर मान के चले एगो को निकाल ले इधर, तो ये एक कण है ना, तो इसे कहेंगे एक लक। क्या कहेंगे? एक लक कहेंगे। क्या कहेंगे? एक लक। यानी मोनोमर जो होते हैं छोटे छोटे इकाइयों से बने होते हैं, बहुलक जिन छोटे छोटे इकाई से बने होते हैं उससे हम लोग एक लक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लक। एक मतलब अंग्रेजी में इसे कहते हैं मोनोमर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मोनोमर। तो नीचे देखिएगा तो आपको वही बात दिखाई देगा। जैसे कि पॉलीथीन किससे बना हुआ है? एथीन से। पॉलीथीन किससे बना हुआ? एथीन से। कहीं पर एथिलीन भी दे देता है तो याद रखेंगे, पॉलीथीन एथीन या एथिलीन से बना है। तब पॉलीथीन में किसका कण आपको दिखाई देगा? एथीन का। पॉलीथीन में आपको किसका कण दिखाई देगा? एथीन का। तो पॉलीथीन में जो एथीन है वो एथीन जो है वो कण है। तो पॉलीथीन का जो एक लक है वो क्या है? एथीन है। तो कहेंगे बहुलक के छोटे इकाई को क्या कहते हैं? एक लक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लक कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मोनोमर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। आपको ऊपर दिखाई भी दे, हम कथी लिख दिए इसको ना, मोनोमर कहते हैं ना। ये हो गया मोनोमर। यहाँ लिखल है, कहता है कि द स्मॉल यूनिट ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। मतलब बहुलक जिन छोटे कण से बने होते हैं उन छोटे कण को हम लोग मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। अब देखिए, अब कहता है कि उच्च द्रव्यमान वाले, यहाँ शांत रहिए, हल्ला नहीं करेगा कोई। कहता है कि उच्च आणविक द्रव्यमान वाले अणु होते हैं। उच्च द्रव्यमान वाले, कुछ छोटा है, बहुलक काफी उच्च द्रव्यमान वाले अणु होते हैं। बहुलक जो होता है, जैसे पॉलीथीन आप देखेंगे तो उसमें एथीन के मतलब बहुत असंख्य, बहुत ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। तो बहुलक जो होते हैं उसका जो एक गुण होता है कि उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है क्या होता है? उच्च होता है, जिसमें 20,000 एटॉमिक मास यूनिट अणु होता है। कम से कम कितने होंगे? 20,000, जिसमें 20,000 एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान होता है। एटॉमिक मास यूनिट द्रव्यमान, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहां भी हम एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिस्कस किया फिजिक्स में ना। तो उसमें क्या होता है? 20,000 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम और है,
इसका दूसरा नाम है, इसे कहते हैं बृहद अणु। क्या कहते हैं? बृहद अणु। इसे क्या कहते हैं? बृहद अणु कहते हैं। छपुआ कुछ, इसे क्या कहते हैं? बृहद अणु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बृहद अणु। याद रखेंगे, बोलो पॉलीमर का दूसरा नाम बृहद अणु। पॉलीमर का दूसरा नाम बृहद अणु। पॉलीमर का दूसरा नाम बृहद अणु। याद रखेंगे पॉलीमर का दूसरा नाम बृहद अणु। पॉलीमर जिन कण से बने होते हैं उस कण का नाम बताओ। मोनोमर या एकलक। मोनोमर या एकलक। मोनोमर या एकलक। बताइए पॉलीमर का द्रव्यमान कितना होता है? 20,000 AMU। 20,000 AMU अणु होते हैं ना। अब देखिए अगर टाइप की बात करते हैं हम लोग अगर टाइप्स ऑफ पॉलीमर की अगर बात किया जाए, टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बात किया जाए तो आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी संरचना के आधार पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। यानी संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला को कहते हैं लीनियर पॉलीमर या रैखिक बहुलक। लीनियर पॉलीमर या रैखिक बहुपद। अब देखेंगे इसमें क्या होता है तो कहेंगे दिस टाइप ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मतलब इस पर चेन इस प्रकार के बहुलक में लंबा और सीधी श्रृंखला होती है। क्या होती है? श्रृंखला होती है। श्रृंखला इसे लिखा जाना चाहिए, सीधी श्रृंखला होती है। जैसे देखेंगे आप इसको देखिए, आप इसे देखिए, इसमें देखिए ये जो छोटा छोटा आपको दिखाई देता है छोटका सब, ये सब क्या है? ये सब मोनोमर है। ये सब क्या है? ये मोनोमर है। ये सब क्या है? ये सब मोनोमर है। अब मोनोमर कैसे जुड़ल है? सीधी रेखा में। मोनोमर कैसे जुड़ल है? सीधी रेखा में जुड़ल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इस पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं सीधी रेखा में जुड़ल है। तो इस पॉलीमर जिस स्ट्रक्चर से बना हुआ है वो कैसा है? रैखिक है। कैसा है ये? रैखिक है। इसलिए अगर आपको इस प्रकार से कोई फिगर दे दिया, बताइए इसका संरचना बताइए, तो कैसा होगा? रैखिक होगा। तो पूछे आपको कि रैखिक पॉलीमर किसे कहेंगे, तो कहेंगे जिस पॉलीमर में जो पॉलीमर लंबी सीधी श्रृंखला में हो, जो पॉलीमर लंबी एवं सीधी श्रृंखला में हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक। लीनियर पॉलीमर हिंदी में रैखिक बहुलक। क्या कहेंगे? रैखिक बहुलक। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ जाएं। इस जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो याद रखना पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन या पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे शॉर्ट में कहते हैं PVC। PVC। कोई पूछ देगा PVC का प्रयोग बताइए, उपयोग बताइए, तो पाइप बनाने में। क्या बनाने में? पाइप बनाने में। PVC का उपयोग पाइप बनाने में। देखना आप देखेंगे शौचालय का पाइप बना होता है, वायरिंग का जो पाइप लगता है बिजली वाला पाइप, उस पर भी लिखा रहता है PVC। तो PVC का फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो याद रखेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। और ये क्या है? पॉलीथीन है। ये क्या है? पॉलीथीन। अब देखिए आपसे पूछ देगा, बताइए PVC का मोनोमर बताइए। PVC का मोनोमर, तो इसका मोनोमर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। मोनोमर क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। पूछ देता है कभी कभार, बहुत बार पूछा गया है कि PVC का मोनोमर बताइए, तो क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। और पॉलीथीन का मोनोमर बताइए। एथीन या एथिलीन। एथीन या एथिलीन। एथीन या एथिलीन ना। तो पॉलीथीन का मोनोमर एथीन या एथिलीन, और PVC का मोनोमर विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, ये बात याद रखेंगे, विनाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं। और दूसरा टाइप होता है, सुनिए यहां देखो, दूसरा होता है ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, इसे हिंदी में कहते हैं शाखित श्रृंखला युक्त बहुलक। शाखित श्रृंखला युक्त बहुलक। देखिए यहाँ पर लिखल है दिस टाइप ऑफ पॉलीमर कंटेनिंग ब्रांच, यानी ऐसे पॉलीमर क्या समेत रखते हैं? शाखा समेत रख सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस पॉलीमर में, क्या कहेंगे हम लोग, कि जिस पॉलीमर में शाखा युक्त हो, या शाखा युक्त पॉलीमर को, शाखा युक्त बहुलक को शाखित बहुलक कहेंगे। क्या कहेंगे? शाखा युक्त बहुलक को क्या कहते हैं? शाखित बहुलक कहते हैं। याद करिए, आप गौर से सुनिए, आपको यही याद हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें। देखिए शाखित श्रृंखला किसे कहेंगे? शाखित श्रृंखला युक्त बहुलक किसे कहेंगे? तो कहेंगे जिस बहुलक में शाखा हो, जिस बहुलक में क्या हो? शाखा हो, उसे शाखा युक्त बहुलक कहेंगे। अब आपसे पूछेगा रैखिक बहुलक किसे कहेंगे? तो कहेंगे जिस बहुलक में एक लक सीधा और लंबा क्रम में जुड़ा हो। सीधा और लंबा क्रम में जुड़ा हो उसे कहेंगे रैखिक बहुलक।
क्या कहेंगे? रेखिक बहुलक। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर नीचे दिया होगा, जैसे देखिए, अगर देखिए ये तो पहले था रेखिक बहुलक ही था ना, इसमें देखिए इधर शाखा निकल गया, इधर शाखा निकल गया, फिर ये देखिए ऐसे का रेखिक था ये, इसमें इधर शाखा निकल गया, इधर शाखा निकल गया, तो ये हो गया ब्रांच्ड पॉलीमर। ये क्या हो गया? ब्रांच्ड पॉलीमर। ये हो गया शाखित पॉलीमर, क्योंकि रेखिक में देखो था तो रेखिक ही है, क्या था? रेखिक ही था, लेकिन रेखिक में क्या निकल गया? शाखा सब निकल गया, इसलिए इसे कहेंगे शाखा युक्त बहुलक। देखिए ना, इसको ऐसे निकल गया, ये क्या आ गया? शाखा युक्त बहुलक। ये सब क्या आ गया? शाखा युक्त बहुलक। तो आप देखिए कह सकते हैं शाखा युक्त बहुलक जो होता है एक खास प्रकार का रेखिक बहुलक भी हो सकता है ना। चलिए अब देखिए इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, अच्छा बात क्या है यहाँ देखिए, सुनिए, एक इस पॉइंट को याद रखना है कि जो शाखित बहुलक जो होते हैं वो निम्न घनत्व वाले होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा तो यहीं से पूछ देगा आपको। शाखित बहुलक जो होते हैं वे कैसे बहुलक होते हैं? निम्न घनत्व वाले बहुलक होते हैं। शाखित बहुलक कैसे बहुलक होते हैं? निम्न घनत्व वाले बहुलक होते हैं। ये बात को आप हमेशा याद रखेंगे, शाखित बहुलक निम्न घनत्व वाले बहुलक होते हैं। कहाँ आप बेंच उठा रहे हैं, उसको ठीक करो। शाखित बहुलक कैसे होते हैं? निम्न घनत्व वाले बहुलक होते हैं। अब तीसरा टाइप आप देखेंगे तो तीसरा कहता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इसे कहते हैं तिर्यक बंधित बहुलक। तिर्यक बंधित बहुलक, जैसे देखिए इसमें देखिए ये एक बहुलक है, ये एक बहुलक है, ये एक बहुलक है, और ये एक दूसरे से तिरछा बंधा हुआ, देख रहे हैं ना। तो हम लोग कहेंगे कि द टाइप ऑफ पॉलीमर, दो ऑफ है, पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय द 2 और 3 एक्टिव मोनोमर, जो दो या तीन एक्टिव पॉलीमर से बना होता है। इन व्हिच लीनियर चेन पॉलीमर इज ज्वाइंड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड इज टू ईच अदर, जिसमें कहेंगे कि ऐसा बहुलक 2 या 3 या तो 2 या 3 क्रियाशील मूलक युक्त एकलक द्वारा बने होते हैं। 2 या 3 क्रियाशील मूलक युक्त एकलक द्वारा बने होते हैं, जिसमें रेखिक बहुलक, ये क्या? ये है रेखिक बहुलक। ये क्या है? रेखिक बहुलक। ये क्या है? रेखिक बहुलक, जिसमें रेखिक बहुलक की श्रृंखला एक दूसरे से बहुत मजबूत सह संयोजक बंधन द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये बंधन बनेगा सह संयोजक बंधन, ये बंधन बनेगा सह संयोजक बंधन। तो अभी तक हमने क्या देखा? सह संयोजक बंधन किससे बनता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में। किससे बनता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में। आगे चलते हैं, अब इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जाम्पल क्या होता है? बेकेलाइट। क्या होता है? बेकेलाइट और मेलामाइट। क्या? मेलामाइट ना। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछ देगा बेकेलाइट और मेलामाइट किसका उदाहरण है, तो कहेंगे ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। किसका उदाहरण है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब बात करते हैं, वो तो हो गया संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर पॉलीमर कितने प्रकार के? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? रेखिक। पहला क्या होता है? रेखिक। दूसरा बताइए? शाखित। दूसरा क्या होता है? शाखित। तीसरा क्रॉस लिंक्ड। तीसरा तिर्यक आबंधित। तीसरा क्या होता है? तिर्यक आबंधित। तीसरा क्या होता है? तिर्यक आबंधित ना। तिर्यक बंधित या तिर्यक आबंधित होता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। अगर सामान्यतः देखा जाए तो पॉलीमर 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के। संरचना के आधार पर और सामान्यतः 2 प्रकार के। पहला वो पॉलीमर जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, उसे कहते हैं नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। जो हमें नेचर से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक। कहेंगे वैसे बहुलक जो प्राकृतिक स्रोत जैसे कि पेड़ पौधों इत्यादि से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। वे बहुलक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक बहुलक। जैसे कि एक प्राकृतिक रबर क्या है? एक
प्राकृतिक रबर ये पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पेड़ से प्राप्त होता है। और प्राकृतिक बहुलक जो है ये आइसोप्रीन नामक हाइड्रोकार्बन का बहुलक है। आइसोप्रीन नामक हाइड्रोकार्बन का बहुलक है। तो आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, कहेगा बताओ नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक बहुलक का मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक अंगज खड़ा हो। प्राकृतिक रबर का मोनोमर आइसोप्रीन। अब बैठ जाइए। अब देखिए क्या होता है प्राकृतिक रबर की संरचना में। प्राकृतिक रबर की संरचना में कितना 11,000 से 20,000 इकाई किसका जुड़ा रहता है? आइसोप्रीन जुड़े रहते हैं। 11,000 से 20,000 आइसोप्रीन जुड़े रहते हैं। किसमें? प्राकृतिक रबर में। किसमें? प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर में कितने जुड़े रहते हैं? 11,000 से 20,000। अब देखिए, अब सुनो, अब जरा सुनो, देखो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ना, ये आइसोप्रीन का है। किसका है ये? ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन आइसोप्रीन है। तो देखो एक स्ट्रक्चर आप हम लोग के ना बनाएंगे तो हम से ना बनाते हैं डबल बॉन्ड ना, हम से ना बनाते हैं ना। ये किताब है अपना स्टाइल में ना। अब देखिए, अब इसी को क्या किए हैं? पॉलीमेराइज किए हैं, इसी को बहुलीकृत किए हैं। तो यहां से क्या बना है? नेचुरल रबर। यहाँ n का मान क्या हो जाएगा? 11,000 से 20,000। n का मान कितना मिलेगा? 11,000 से 20,000। अब सोच लो 11,000 से 20,000। अब इसका मतलब देख लो कि एक नेचुरल रबर में देखो एगो आइसोप्रीन में कई कार्बन है? 1 2 3 4 गो, 5 गो है। एगो आइसोप्रीन में 5 गो कार्बन है और एक नेचुरल रबर में कम से कम 11,000 आइसोप्रीन रहेगा। यानी एगो नेचुरल रबर में सोच लो कि कितना कार्बन होगा। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन तो छोड़िए दो, कितने हो जाएगा आरो। समझ गए बात को? तो पूछ देगा। चलो एक बार फिर से बताओ, नेचुरल रबर का मोनोमर बताओ। आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का मोनोमर ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा प्राकृतिक रबर के बारे में कि आखिर ये कहाँ कहाँ किस किस वृक्ष से पाया जाता है। तो याद रखेंगे प्राकृतिक रबर इसका मुख्य स्रोत रबर वृक्ष है। अब जो प्राकृतिक रबर किससे मिलता है? पेड़ पौधा से। तो इसका जो मुख्य स्रोत है क्या है? रबर वृक्ष है, जिसे वनस्पति में क्या कहते हैं? हेबा ब्रासिलिएसिस ना, हेबा ब्रासिलिएसिस ना। इसको याद रखो, हेबे याद रखो ना, हेबा ब्रासिलिएसिस ना इसका नाम है। कहेगा बताइए उस पेड़ का वनस्पतिक नाम बताइए जिससे प्राकृतिक रबर प्राप्त होता है। तो कहेंगे हेबा ब्रासिलिएसिस। हेबा ब्रासिलिएसिस ना। आप सुनिए, आप सुनो, देखो अब देखो कहता है कि हाँ इसको याद रखेगा, हेबा याद रखो, सब याद हो जाएगा। हेबा ज्यादा याद रखता ब्रासिलिएसिस ना, खत्म। सुनो कहता है कि रबर वृक्ष, किसमें? रबर वृक्ष। रबर वृक्ष का मतलब हो गया हेबा ब्रासिलिएसिस। हेबा ब्रासिलिएसिस। रबर वृक्ष का नाम क्या हो गया? हेबा ब्रासिलिएसिस। में छेद करने पर, क्या करने पर? छेद करने पर उसमें से दूध जैसा सफेद द्रव निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में लेटेक्स किसे कहते हैं? आपको लघुत्तरीय में पूछ देगा, बताइए लेटेक्स से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे कि रबर वृक्ष में छेद करने पर उसमें से दूध जैसा द्रव निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। और लिख देंगे रबर वृक्ष का जो वनस्पति नाम क्या है? हेबा ब्रासिलिएसिस है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम बात करते हैं तो देखिए रबर में लचीलापन बढ़ाने के लिए, रबर में लचीलापन बढ़ाने के लिए उसका क्या क्या आता है? गंधकीकरण क्या आता है? इसे एक और नाम से गंधकीकरण को सल्फ्यूरीकरण भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? सल्फ्यूरीकरण। सल्फरीकरण होगा, सल्फरीकरण, सल्फ्यूरीकरण, सल्फरीकरण, या इसे आप सल्फरीकृत भी कह सकते हैं। क्या सकते हैं? सल्फरीकृत। रबर के इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए
इलास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी को, लचीलापन को बढ़ाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, सल्फर दिया जाता है। क्या किया जाता है, सल्फर, जिसे हम लोग सल्फरीकरण कहते हैं ना। अब देखिए अगर नेचुरल रबर है तो अगर खींचेंगे तो कन की नमरेगा, फिर टूट जाएगा, फिर कन की नमरेगा, टूट जाएगा, फिर कन की नमरेगा, टूट जाएगा। उसमें सल्फर मिला देंगे तो एकदम खींचेंगे पतला हो जाएगा, टूटबे नहीं करेगा। जितने सल्फर मिलाएंगे उतने लचीला हो जाएगा ना। स्कॉर्पियो के चक्का से लगा था, कितने कितने भार लेता है। ट्रक का चक्का देखो, बुलंद तो रबर से रहता है ट्यूब, लेकिन फटता काहे नहीं है, उतना लोड करे तो फटता है नहीं। उसमें सल्फरीकरण क्या आता है उसको, तो कहेंगे प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, गंधकीकरण कहते हैं, या सल्फरीकरण कहते हैं, या सल्फरीकृत कहते हैं। अब इससे क्या होता है सुनो, देखिए सल्फरीकरण से रबर अधिक मजबूत, लचीला और उष्मारोधी होता है। एक तो वो क्या होता है, लचीला हो जाता है। क्या होता है, वो लचीला हो जाता है। दूसरा मजबूत होता है, और तीसरा वो उष्मारोधी होता है। अब मान के चलो ट्रक चलता है, गर्मी के मौसम में उसको चक्का को छुओगे तो हाथ पक जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें आग नहीं लगता है। क्या है, उसका जो सल्फरीकरण क्या रहता है ना, वो उष्मारोधी कर देता है। वो लेगा वहीं पर छोड़ देगा, रखो ने। अब मान कर चलिए बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा रात दिन चलता है तो ब्रास्ट कर जाता है, वो अलग की बात है, लेकिन उसको सल्फरीकृत इसलिए क्या आता है ताकि वो मजबूत भी हो जाए, लचीलापन भी हो जाए, और वो उष्मा को एब्जॉर्ब नहीं करे। उष्मा को अगर वो एब्जॉर्ब करने लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, जल्दी फट जाएगा। तो याद रखना। अब देखो इस प्रक्रिया का खोज किसने किया था, गुडियर ने। किसने, गुडियर ने। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए सल्फरीकरण का खोज किसने किया था, गुडियर ने। किसने किया था, गुडियर ने। आपसे पूछ देगा, आपका कोई पूछ देगा, चल बता रबर को सल्फरीकरण काहे करते हैं, रबर के मजबूती को बढ़ाने के लिए, रबर के लचीलापन को बढ़ाने के लिए, और रबर को उष्मा का कुचालक बनाने के लिए ना, रबर को उष्मा का कुचालक बनाने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक रबर की उपयोग। प्राकृतिक रबर का उपयोग किसका बात करेंगे, प्राकृतिक रबर का उपयोग। देखिए प्राकृतिक रबर का उपयोग की बात करेंगे तो अभी जस्ट बताए थे कि गंधीकृत रबर का उपयोग क्या बनाने में, दस्ताना बनाने में ना, डॉक्टर से लगे रहता है नंबर तो खींच के लगा लिया, दस्ताना बनाने में, रबर की नली बनाने में ना, और क्या रबर की बैंड बनाने में। इसके अलावा दूसरा है कठोर रबर का उपयोग नालियों के निर्माण में, नली नहीं जानता है, नली या नाली को नालियों के निर्माण में, टायर बनाने में, बताए थे अभी, टायर बनाने में, तथा वाहन पट्टा बनाने में। क्या था, वाहन का पट्टा ना, जैसे कि टायर बनाने में। अब टायर बनाने में क्या किया था, उसको सल्फरीकरण करके उसका प्रयोग किया था। अगर सल्फरीकरण नहीं करेंगे तो लोड करेंगे फट जाएगा, लोड करेंगे क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसके अलावा इससे मोटर गाड़ी की निलंबन यूनिट बनाया जाता है। क्या बनाया था, निलंबन, लटकाने वाला ना। मोटर गाड़ी को मतलब आप जाइएगा फैक्ट्री में तो उसको निलंबित क्या आता है, उसको लटकाया जाता है। और निलंबन यूनिट किसके द्वारा बनाया जाता है, रबर के ही। किससे बनाया जाता है, रबर के बनाया जाता है। अगला हो गया तो प्राकृतिक बहुलक में पूछ देगा आपको, प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल है तो कहेंगे प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त होता है, वृक्ष से। उस वृक्ष का नाम क्या है, हेबाब्रासिलियस नाम है। क्या नाम है, हेबाब्रासिलियस। बताइए प्राकृतिक रबर का सल्फरीकरण क्यों करते हैं, उसकी मजबूती को, लचीलापन को बनाने। कोई दिक्कत, चलिए अब आएगा संश्लेषित बहुलक। अब क्या आएगा, संश्लेषित बहुलक। अब संश्लेषित बहुलक क्या होता है तो कहेंगे वैसे बहुलक जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, वैसे बहुलक जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक। जैसे कि हो गया पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्या है, टेफ्लॉन है, लाइलॉन है और बेकेलाइट है। बताओ बेकेलाइट किसका उदाहरण है, संश्लेषित बहुलक का। बेकेलाइट किसका उदाहरण है, संश्लेषित बहुलक का। पीवीसी किसका उदाहरण है, टेफ्लॉन संश्लेषित बहुलक का, और लाइलॉन संश्लेषित बहुलक का। अब सुनिए बहुलक का संश्लेषण दो प्रकार से होता है, यानी संश्लेषित बहुलक दो प्रकार का हो गया। एक हो जाएगा
दो प्रकार से आता है, एक होता है योगशील बहुलीकरण और दूसरा होता है संघनन बहुलीकरण। अब जो बहुलक योगशील बहुलीकरण के द्वारा बनेगा उसे हम लोग कहेंगे योगशील बहुलक। क्या कहेंगे? योगशील बहुलक। और जो बहुलक संघनन से बनेगा उसे कहेंगे संघनन बहुलक। क्या कहेंगे? संघनन बहुलक। चलिए अब देख लेते हैं, अरे भाई अब देख लेते हैं आगे। अब पहला आ गया योगशील बहुलीकरण। पहला क्या आ गया? योगशील बहुलीकरण। योगशील बहुलीकरण तो कहेंगे योगशील बहुलीकरण वैसे अणुओं के बीच योगशील बहुलीकरण वैसे अणुओं के बीच होता है जिसमें मुख्यतः द्विआबंध क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH X प्रकार के यौगिक भाग लेते हैं। अब देखिए ये बहुलक क्या होता है? योगशील बहुलीकरण द्वारा प्राप्त बहुलक योगशील बहुलक कहलाता है। पहले बताए थे जो बहुलक योगशील बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? योगशील बहुलक कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल तो देखिए पॉलीथीन। क्या? पॉलीथीन। आपसे पूछ देगा बताइए पॉलीथीन किस प्रकार का बहुलक है? तो पहले संश्लेषित बहुलक। पहले क्या है? असंश्लेषित में किस प्रकार का? योगशील बहुलक। योगशील बहुलक। अब कैसे बनता है? तो देखिए पॉलीथीन इसमें मोनोमर एथीन। मोनोमर एथीन होता है। इसका छोटा छोटा कण क्या होता है? एथीन। एथीन का अणुसूत्र याद रखेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 या ऐसे लिख देगा C2H4। C2H4 ऐसे भी देता है C2। देखो ना 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन तो C2H4 C2H4। समझे बात को? तो पॉलीथीन जो है वो योगशील बहुलक है। क्या है? योगशील बहुलक है। अब देखो इसका प्रयोग तो सब जानता है। इसका उपयोग थैला के रूप में किया जाता है ना। आगे है पॉलीएस्टीरीन। क्या है? पॉलीएस्टीरीन। अब देखिए पॉलीएस्टीरीन का जो मोनोमर होता है एस्टाइरीन। क्या होता है? एस्टाइरीन। अक्सर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं, जैसे में पॉली लागल है ना वही पॉली को हटा देगा तो मोनोमर मिल जाता है ना। जैसे कि पॉलीथीन है तो उसमें से क्या हटा दिए? पॉली हटा दिए तो एथीन। थीन तो कुछ होता नहीं है, एथीन होता है, एथीन मिल गया। अब देखो जैसे कि पॉलीएस्टीरीन था तो उसमें से पॉली हटा दिया तो क्या मिल गया? एस्टाइरीन। क्या मिल गया? एस्टीरीन या एस्टाइरीन ना। अब एस्टीरीन रहेगा या एस्टाइरीन रहेगा ना। तो एस्टीरीन का मोनोमर क्या होता है? एस्टाइरीन। तथा इसका प्रयोग संश्लेषित रबर के रूप में किया जाता है। किसके रूप में क्या आता है? रबर के रूप में। तो याद रखना संश्लेषित रबर का उदाहरण क्या मिल गया? पॉलीएस्टाइरीन। पॉलीएस्टीरीन या पॉलीएस्टाइरीन ना। तो कहेगा पूछ देगा आपसे निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित रबर है? तो पॉलीएस्टाइरीन। पॉलीएस्टीरीन। आगे देखिए अगला आता है टेफ्लॉन। हाँ एक कर याद रखना पड़ेगा। अकेला कहीं पोली लगले नहीं है। पोली लागल है? नहीं लागल है तब तो इसको याद करना पड़ेगा। तो चलिए तो कहेंगे इसका मोनोमर क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। देखो टेट्राफ्लोरोएथिलीन ना। अब देखो C2F4 या ऐसे भी याद रख सकता ना। तो बताओ टेफ्लॉन का मोनोमर बताओ। टेट्राफ्लोरोएथिलीन। 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 देखो टेट्रा मतलब होता है 4। टेट्रा मतलब 4। अब फ्लोरीन मतलब फ्लोर मतलब फ्लोरीन तो 4 गो फ्लोरीन। आ देखिए इथिन मतलब 2 गो कार्बन। एथ मतलब 2 गो कार्बन। इन मतलब डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम पड़ गया टेट्राफ्लोरोएथिन। एथिलीन ना। तो बताओ टेफ्लॉन का मोनोमर टेट्राफ्लोरोएथिलीन। 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 सुनिए तथा इसका प्रयोग किस रूप में क्या आता है? कुचालक के रूप में। किसके रूप में? कुचालक के रूप में। अब आता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो पोली लग गया ना। अब पोली को हटा दो मोनोमर मिल गया वाइनाइल क्लोराइड। वाइनाइल क्लोराइड। तो कहेंगे इसका मोनोमर क्या होता है? वाइनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? वाइनाइल क्लोराइड होता है। अब देखिए PVC का गुण बताइए। तो कहेंगे देखिए PVC जो होता है यह कठोर बहुलक है ना। जैसे कि अति पाइप लाता है
पाइप को खोल के थोड़ा मारेंगे, तुमको हाथ, तुम्हारा हाथ टूट जाएगा, लेकिन वो जल्दी नहीं टूटता है। टूटता है? नहीं टूटता है। तो कहेंगे पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड एक मजबूत बहुलक है। क्या एक मजबूत बहुलक है। गर्म करने पर यह बहुत अधिक मुलायम नहीं होता है। बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, लेकिन कनी मनी गर्म कर ज्यादा मुलायम नहीं होता है। इसके अलावा यह एक उत्तम विद्युत रोधी है, मतलब इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब इसका प्रयोग बताएंगे तो कहेंगे, देखिए पीवीसी का प्रयोग तो केबल के निर्माण में, टंकी पाइप में, केबल के निर्माण में और टंकी पाइप में। कल हम लोग शुरू करेंगे नियोप्रीन से। किसे शुरू करेंगे? नियोप्रीन से। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।